गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 1 की एग्जाम जल्द से जल्द होने वाली है और एग्जाम को लेकर सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर लॉन्ग आंसर करवाइए, लॉन्ग आंसर करवाइए। तो आज ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा, यानी दूसरी क्लास होगी लॉन्ग आंसर की, जो कि आपका मेजर और माइनर पेपर पॉलिटिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेमेस्टर 1 2 3 मेजर और माइनर 1 2 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आज मेरी तीसरी क्लास होगी, सॉरी तीसरा क्लास है, जो कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का है। एक तो क्लास में शायद मैंने एमसीक्यू भी दे दिया। चलिए, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर और माइनर पॉलिटी के लिए है। कम से कम एक क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में, एक क्वेश्चन इस क्लास में कम से कम जरूर आएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो वही कमेंट से मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया। बहुत सारे क्वेश्चन को देखा जो बार बार रिपीट हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ही मोस्टली हर एग्जाम में फिर से उसको रिपीट किया जाता है। तो मैंने किया, सारा एनालिसिस करने के बाद दो क्वेश्चन हमको मिला कि हो सकता है मे भी ये रिपीट हो जाए। और ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन पहले लेक्चर में मैंने राष्ट्रपति को बताया था, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया था। और आज की दो क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या आप लोग ये क्वेश्चन दिया गया और किस तरह मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे डील कर पाऊं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को सबसे पहले बार बार लगातार यही कहते हैं कि ये जेएच एग्जाम फ्लेक्स यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मटेरियल रिव्यू से रिलेटेड लेकर आई है। नोट्स के साथ साथ लेक्चर, लेक्चर के साथ साथ वीडियो, वीडियो के साथ साथ नोटिस, जितने भी रिव्यू से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारे आपको जेएच एग्जाम फ्लेक्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर ले और सारी चीज फ्री में उसका फायदा उठाए। पहले नोट्स पढ़िए, नोट्स समझ में आता तो उसी का लेक्चर देख लीजिए। पहले लेक्चर पढ़िए, लेक्चर नहीं समझ में आया तो नोट्स पढ़ लीजिए, दोनों समझ में आ जाएगा। ऐसा चीज नहीं है कि दोनों में दोनों बाउंस करेगा। एक नहीं समझ में आया तो दूसरा जरूर समझ में आएगा, क्योंकि नोट्स जो है वही लेक्चर है, लेक्चर जो है वही नोट्स है। चलिए हम लोग लॉन्ग आंसर करते हैं, और इससे मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है राज्यसभा का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आप लोग को जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मेन मकसद है कि क्वेश्चन आ भी आए और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर लिखना भी आना चाहिए कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा होता क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है। तो मैं ये सब डील भी करूंगा और डील करते के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी इसमें कवर अप हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा, जिसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को ये का गठन एवं शक्तियों का वर्णन करना है भैया, तो राज्यसभा को बैठाना, उसका गठन करना है और उसको क्या क्या शक्ति दिया गया है उसको आज हम लोग डील करेंगे। अगर इंग्लिश में राज्यसभा को अपर हाउस कहेंगे और लोकसभा को लोअर हाउस कहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन एवं शक्ति, कि कैसे उसका गठन किया गया, क्यों गठन किया गया और क्या क्या उनको पावर दी गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत में व्यवस्थापिक या संसद का द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। फर्स्ट वाला लेक्चर में देख लीजिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रथम सदन, द्वितीय सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को जब हम राष्ट्रपति का क्वेश्चन को डील कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम आपको राज्यसभा भी डील किए हैं। मेरा हर एक क्लास कल की क्लास पे डिपेंड है। तो वही बोलता है कि भारत व्यवस्थापिक या संसद के द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। कौन से सदन को? द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। द्वितीय सदन, दो सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। तो द्वितीय सदन कौन? राज्यसभा। इसे उच्च सदन या अस्थाई सदन या राज्यों का सदन भी संज्ञा दी, मतलब कि राज्यसभा को क्या बोलेंगे? उच्च सदन, अपर हाउस,
अस्थायी सदन एक जगह और राज्यों के सदन की भी संख्या दी गई है। उच्च सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन राज्यसभा, राज्यों के सदन राज्यसभा, यानी ये तीनों के नाम से भी आपके राज्यसभा को जाना जाता है। चलिए, ये एक अस्थायी सदन है भैया, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हम लोग देखें राष्ट्रपति वाला क्लास में, क्या है भैया, ये एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं। हम बताए थे कि राष्ट्रपति बोल सकते हमारा मूड ठीक ना हो तुम मत बैठ, सत्रावसान कर सकता है किसको, लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को विघटन नहीं कर सकता है, भंग नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे एक अस्थायी सदन कहते हैं जिसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है या इसका विघटन नहीं किया जा सकता। और देखिए राज्यसभा का गठन क्या है, राज्यसभा का गठन क्या है, राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। पता है भैया, संसद का उच्च सदन कौन, राज्यसभा, संसद का निम्न सदन कौन, लोकसभा। इसके गठन को निम्नलिखित तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। मतलब कि राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। कितनी, 250 मेंबर राज्यसभा में सबसे अधिक हो सकती है। परंतु वर्तमान समय में यह संख्या कितना है, 245 है। कितना है, 245 है। लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है राज्यसभा में, तो 250 हो सकता है। पूछ दिया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एक नंबर का क्वेश्चन कि बताइए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है। क्लियर। अब क्या बोलता है वो, 250 में, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या कितनी है, मात्र 245 ही है। कितना है, 200, वर्तमान में 245, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, 250। 245 में से 12 जो सदस्य होंगे उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिसको हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। पूछ दिया क्वेश्चन कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं, तो 12। 250 को राज्यसभा का अधिकतम सदस्य, जिसमें से वर्तमान में 245 है, और राष्ट्रपति उसमें से 12 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, देखिए ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो, जो सब चीजें में तेज है, सब चीज में तेज है, तो उसको राष्ट्रपति क्या बोलेगा, आइए राज्यसभा में पधारिए। क्या बोलेगा, आइए 12 को आइए और राज्यसभा में पधारिए, जिसको सारा चीज का अनुभव है। चलिए, राज्य विधान मंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्य के विधान मंडल के द्वारा कितने सदस्य, 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हो गया 245। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, एवं इन सदस्यों को चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245। 233 जो है वो सभी राज्य के विधानमंडल के द्वारा चुन के आता है और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, जिसके एंग्लो इंडियन कहते हैं। हो गया 245। कोई दिक्कत, सुन भी, हम क्या देख रहे हैं, राज्यसभा का गठन को देखिए, संसद के द्वारा, संसद का द्वितीय सदन को भी राज्यसभा ही कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, हम राज्यसभा का गठन कर दिए, हम राज्यसभा मेंबर बना लिए। अब उसमें बनने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरी है, क्या क्या योग्यता हम लोग को राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हम लोग के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सर बताइए जल्दी, क्या क्या है, हम क्या करें कि हम राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। पिछले लेक्चर में क्या करें कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, अभी लेक्चर में क्या करें कि राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं।
देखिए क्या बोलता है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होगा भैया, ठीक है, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो, बहुत अच्छा है। वह ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद समय समय पर निर्धारित करे, मतलब कि वो ऐसा निर्धारित, ऐसा योग्यता उसमें है कि संसद उसको समय समय पर निर्धारित कर सकता है। तुम इधर आओ, तुम मतलब संसद के नजर में वो हमेशा बना रहे। प्रत्याशी को उस राज्य का संसदीय मतदाता होना चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ रहा है। भैया वो संसद का सदस्य होना चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ रहा है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो संसद होना चाहिए। जीत के जाएगा तबे ना राज्यसभा तक पहुंचेगा। अब तू संसद के चुनाव ना लड़ ली तो तेरा राज्यसभा सदस्य थोड़ी बनाएगा। कम से कम संसदीय क्षेत्र का जिससे वह चुनाव लड़ रहा है वहां वो जीत हासिल होना चाहिए। वह सरकार का अधीन लाभ के पद पर ना हो, वह पागला ही कार्य। अब तू पागल रह भी तो तेरा राज्यसभा सदस्य बने तो ईटा उठा मारना शुरू, बोलते भाषण दे रहे तू ईटा उठा लगी, बेंच पर चढ़ जाए, हंसे लगी, तो पगला वाला है। तो पागल रह भी तो राज्यसभा के सदस्य बने तो, राज्यसभा ना बने तो पागल नहीं होना, कंगाल, पैकेट में पैसा ना हो राज्यसभा। कम से कम संसद के चुनाव लड़ने के लिए बहुत जरूरी चीज होता है कि कुछ पैसा जमा करना, जिसको हम लोग जमानत जब्त कहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, ठीक है। हम पगला ही है तो राज्यसभा सदस्य बनाएगा नहीं, दांती काट देगा केकरो तक, बोलेगा भाषण दो रे, नियम बना रहा, दांती काट के उछले लगा बेंच पर तब। तो यही बोलता है कि वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो बन गए, हम राज्यसभा में, मेरे सारा चीज है, पागल भी नहीं है, पैसा भी है, हम राज्यसभा में बन गए। अब हम कितने साल तक काम करेंगे, तो हम राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष होती है। कितना साल होता है, 6 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 6 साल की होती है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो इसे कभी तोड़ा या विघटन किया जा सकता है, कभी नहीं होगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य यानी 245 सदस्य में 1/3 सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने तिहाई, 1/3 सदस्य कितने साल में, 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। 2 वर्ष में राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो होते वो रिटायर हो जाते हैं। चलिए हम राज्यसभा बन गए, राज्यसभा, पहला राज्यसभा का गठन देख लिए, दूसरा राज्यसभा की सभा बनने के लिए यानी सदस्य बनने के लिए योग्यता देख लिए। अगर योग्यता हम पा भी लिए तो हम राज्यसभा बन गए, राज्यसभा का सदस्य बन गए। अब हम देखते हैं कि कैसे और गणपूर्ति क्या होती है, सदस्य बनने के बाद हमको और क्या करना पड़ेगा। गणपूर्ति यानी गणना, सदन में कुल सदस्यों का 1/10 भाग वे के उपस्थिति होने पर सदन की बैठकों में गणपूर्ति हो जाती है। 1/10 भाग कितना, एक। दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट के लिए है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं डीपली। अभी एग्जाम आपके सर पे है इसीलिए डीपली नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना ही पढ़ के आपका नंबर अच्छा आ जाए। जब डीपली पढ़ेंगे, जब न्यू सेशन स्टार्ट होगी, पूरा डीपली बताते चलेंगे। ये आपके स्पेशली फॉर एग्जाम के लिए है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है। बस हम जो बोल रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, जो समझ रहे हैं उसी को समझिए, उसी को लिखिए, बस इतना ही में आपका एग्जाम ठीक है। फिर डीपली नॉलेज हम लोग नेक्स्ट सेशन से लेंगे। क्या बोलता है, अब इसका प्रमुख पदाधिकारी, अब इसका प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, राज्यसभा का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा सर, तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहले सभापति और दूसरा उपसभापति। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन, पहला सभापति और दूसरा उपसभापति।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति जो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष? 5 वर्ष। कोई दिक्कत? समझ गए? राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल कितना? 5 साल और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 साल। कोई दिक्कत? चलिए सुन भी चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है, यानी उपसभापति का भी कार्यकाल 6 साल। मतलब राज्यसभा के जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपने राज्यसभा के किसी सदस्यों को ही उपसभापति चुन सकती है। मान के चल यहाँ 245 243 आदमी 45 आदमी है, इसी में से हम क्या करेंगे? सभापति हम उपराष्ट्रपति हैं तो यही 245 आदमी में किसी को एक खड़ा हो और तू क्या कर खड़ा होगली? तू राज्यसभा के उपसभापति तू बन जो और तुर जो कार्यकाल रहेगा वो हमर से 1 साल ज्यादा रहेगा यानी 6 साल का रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो लाइन है, ये जो टॉपिक है वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक को हमको छूना है और एक टॉपिक को जानना है और इसको डीपली जानेंगे कब? जब हम लोग सेमेस्टर की न्यू बैच स्टार्ट करेंगे तब, यानी जब आप लोग सेमेस्टर 2, 3, 4 में जब जाइएगा तब। ये एग्जाम को लिखने के लिए हम बता रहे हैं कि आप कैसे एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। डीपली नॉलेज देंगे जब एग्जाम खत्म होगा तब, जब सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे तब। चलिए देखते हैं कि राज्यसभा का क्या क्या शक्ति दिया गया है, राज्यसभा के और क्या क्या कार्य दिया गया है। राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों का विवेचना निम्न प्रकार का किया गया है। जैसे भैया विधायी शक्ति दिया गया है, संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। अब विधायी शक्ति में क्या दिया गया देखते हैं। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। पता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके आपस में जो भी विधि है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, आपस में दोनों मिलके बनाती यानी उसका निर्माण करती है। और क्या बोलता है? संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में, संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई। भैया कोई भी नियम कानून बना, कोई भी नियम कानून बना, दोनों को एक समान शक्ति प्रदान की गई है। या फिर पहले वो राज्यसभा में बनेगा या फिर पहले लोकसभा में बनेगा, या लोकसभा में बनेगा या राज्यसभा में बनेगा, दोनों को समान शक्ति दी गई है। कोई उच्च नीच नहीं, दोनों एक समान है। ये है आपकी विधायी शक्तियां यानी नियम बनाने की शक्तियां, कानून बनाने शक्तियां। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, कोई भी नियम को बदल सकता है, कोई भी नियम को जोड़ सकता है। क्या बोलता है? संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। मतलब संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको? राज्यसभा को। ठीक उतना ही शक्ति प्रदान है जितना लोकसभा को प्रदान है। अब लोकसभा यानी प्रधानमंत्री चले जाइए, मंत्रिमंडल चले जाइए, और राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति चले जाइए। कोई दिक्कत? चलिए सुन भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं, हम राज्यसभा की बात नहीं मानेंगे, हम लोकसभा की बात नहीं मानेंगे, हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। तो क्या होगा? जो नियम बना है, जो विधेयक बना है, जो कानून बना है, उस पे ना राज्यसभा सिग्नेचर करेगा ना लोकसभा सिग्नेचर करेगा। तो वो जो कानून है वो प्रस्ताव को हटा दिया जाएगा यानी गिरा दिया जाएगा। जैसे सरकार गिरती है ठीक उसी तरह प्रस्ताव भी गिर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये भी लाइन आप लोग को संविधान संशोधन की शक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है।
अब देखिए नेक्स्ट बोलता है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब देखिए क्या बोलता है, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति। अब देखिए कोई ऐसी स्थिति है, यानी वित्तीय स्थिति में जब ऐसी स्थिति वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति का लेक्चर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने डील किया है, तब इस टॉपिक को उठाया है ताकि इससे आपका क्वेश्चन में भी आ जाए आंसर और आप लोग के दिमाग में भी घुस जाए नॉलेज। ऐसी स्थिति में क्या होता है, राज्यसभा कमजोर हो जाती है लोकसभा के तुलने में, यानी वित्तीय शक्ति में कहीं ना कहीं राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा हो जाती है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। धन विधेयक जो है, धन से आर्थिक स्थिति जो भी कानून है वो पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। संविधान में लिखल है लोकसभा से स्वीकृति, यानी लोकसभा बोल दिया कि हाँ ठीक है पास कर दिए, लोकसभा के स्वीकृति होने पर धन विधेयक राज्यसभा भेजे जाएंगे। अब जब तक लोकसभा पास नहीं करेगा धन विधेयक तब तक वो राज्यसभा में नहीं जाएगा। अब लोकसभा के पास होने के बाद वो विधेयक जो होगा राज्यसभा में जाएगा, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। मतलब कि वित्तीय विधेयक यानी धन विधेयक पर कम से कम 14 दिन तक विचार किया जाता है। 14 दिन तक विचार किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्ताव को मान। अब देख समझ, राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा पास जब वो कानून गया तो राज्यसभा बोलेगा कि यहाँ तनी सुन गड़बड़ी लगे तो देख तो ठीक है, यहाँ तनी सुन ऐसा सुधार कर, ये सुधार कर। कौन बोल रहा है, राज्यसभा। किसको बोल रहा है, लोकसभा को। किसके प्रति, धन विधेयक के प्रति, यानी धन के कानून के प्रति। तो ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को माने या ना माने। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय किसी बात को बताते हैं राष्ट्रपति को, तो ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का राय का परामर्श ले सकता है अथवा नहीं। तो ये डिपेंड किया आपका लोकसभा पे, लोकसभा राज्यसभा का बात माने या नहीं माने। कोई दिक्कत? चलिए, ये थी आपकी वित्तीय शक्ति। अब देखिए क्या बोलता है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति की। राज्यसभा को कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या दिया गया है। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था, आपको पता है कि भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था है, इसीलिए इसमें आया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जितने भी मंत्री है, कपड़ा मंत्री, राज्य मंत्री, सड़क नियोजन मंत्री, जितने भी अदर मिनिस्टर है, वो सभी किसके प्रति उत्तरदायी है, वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में वो हो जाएंगे जो कि प्रधानमंत्री आएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी मंत्री है वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, यानी लोकसभा के अधीन होंगे। उम्मीद करता हूं ये भी लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। राज्यसभा के, अब देख भैया, लोकसभा के मंत्री राज्यसभा बात मानेगा नहीं मानेगा। हम जिसका मालिक है, किसका मालिक है, किसका नौकर है, लोकसभा का नौकर है, तो हम लोकसभा का बात मानेंगे, राज्यसभा का बात नहीं मानेंगे। कौन, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, राज्यसभा के प्रति नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। क्या बोलते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है कि वो मंत्रिमंडल को, किसी भी मंत्री को हटा सके, ये अधिकार नहीं दिया गया है। बाद बाकी ये जितने भी 10 अधिकार थे वो आपके राज्यसभा के सदस्यों को और राज्यसभा को दिए गए हैं। इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। जो आने वाली एग्जाम है, जो अभी कैंसिल किया है, वही
एग्जाम फिर से जब होगी तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नोट्स भी आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दे दिया गया है। जल्द से जल्द आप लोग नोट्स भी ले लीजिए और इस चैनल को JH एग्जाम्पलेक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्या बोलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि राज्यसभा का गठन क्यों हुआ, राज्यसभा की शक्ति क्या क्या है, राज्यसभा कैसे बन सकते हैं, क्या क्या जरूरत होता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, क्या कार्यकाल होती है राज्यसभा के सदस्य के लिए, कितने वर्ष राज्यसभा काम करते हैं, ये सारी जानकारी मैंने राज्यसभा का क्वेश्चन नंबर 1 में सारी जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर राज्यसभा से आएगा नहीं छूटेगा। कितने सदस्य होते हैं, कितने राष्ट्रपति उसको सम्मानित करते हैं, किनको सम्मानित करते हैं, कितने को सम्मानित करते हैं, यही सब आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में, और लॉन्ग आंसर में तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग राज्यसभा देख लिए, राष्ट्रपति देख लिए, संविधान की विशेषता देख लिए। चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, जो सबका बाप है उसको बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सबका बाप कौन? सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को देखेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को देखेंगे और उनकी शक्तियों का विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवेचना जहां पूछ देगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। मतलब कि किसी भी देश में सबसे अधिक जो शक्तिशाली है वो सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी देश में सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही, अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण तथा संविधान का अंतिम व्याख्या, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति की तरह देश के सभी और आपराधिक मामले में भी अपील की अंतरिम न्यायालय भी है। मतलब कि अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, सब जगह आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, लेकिन नाम अलग अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है भैया, किसी भी आपराधिक मामले में लोग अंतिम अपील, मतलब कि अब जब बोलते हैं यही लास्ट उपाय है, बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट उपाय है, उसके बाद कोई माय के लाल इस अपराधी को ये नहीं कर सकता है, छुड़ा नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट अंतिम उपाय माना जाता है। वही बोला है कि अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, सबसे जो अंतिम जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है सब देश के लिए। चलिए क्या बोलता है अब, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भैया कौन कौन रूप में वर्गीकृत करेंगे? देखिए, मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार। अब मौलिक तथा आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। मतलब कि अब यहां आया भारतीय संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार दिया गया है, मतलब उसके भी कुछ ना कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय का कुछ लिमिटेशन दिया होगा, कुछ एरिया दिया हो गया संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत। ये मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद से संबंधित है जिसमें विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर करता है। मतलब कि भैया सबको कुछ ना कुछ लिमिट दिया गया है। तो ठीक इसी तरह हमारे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 में कुछ ना कुछ हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार दिया गया है। देखिए क्या बोलता है, इसके अंतर्गत यानी अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। जैसे भैया भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच का विवाद, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद हो गया, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, अभी मोदी जी और चंपा सोरेन मान की जो भी लड़ाई झगड़ा करने लगे,
मोदी जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या दो राज्य आपस में मिलना शुरू कर दे, दोनों मंत्री लोग मारधाड़ करना शुरू कर दे, तो उसका सुनवाई कौन? तो आपका सुप्रीम कोर्ट। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद, मतलब भैया भारत सरकार और दो को राज्य एक दिन मिल गया, बिहार और झारखंड, और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मार रहा है, केंद्र सरकार को मार रहा है, या फिर अकेले केंद्र सरकार दोनों राज्य को उठा के पटक रहा है अकेले, तो इसकी सुनवाई भी कौन करेगा? तो इसकी सुनवाई भी आपकी सर्वोच्च न्यायालय ही करेंगे। तीसरा क्या बोलता है? परस्पर दो या दो से अधिक राज्यों का बीच का विवाद, भैया झारखंड, बिहार और उड़ीसा तीनों आपस में लड़ रहा है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा तीनों आपस में लड़ रहा है, मार काट कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उठा पटक कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसका भी जो सुनवाई होगा, उसका जो निपटारा करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। कोई दिक्कत? नहीं सुन भी? चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब दूसरा पॉइंट जो बोलता है अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। अब अभिलेख न्यायालय क्या है? देखिए क्या बोलता है। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात मतलब कि आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट बता देगा, कोई मायके लाल उसको काट नहीं सकता है, कोई उच्च न्यायालय नहीं काट सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय से भी बड़ा आपका सर्वोच्च न्यायालय है, इसीलिए उसको अभिलेखीय न्यायालय भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि वो जो फैसला सुना देता कोई मायके लाल ओकरा रोक ना सको। पहले ही बोले थे सबका बाप सर्वोच्च न्यायालय, वही बोला है कि किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। अब मान के चलिए सर्वोच्च न्यायालय को कोई माने सर्वोच्च न्यायालय किसी सदस्य को हम लोग मानहानि का केस कर दिए, किसी को हम लोग बेइज्जती कर दिए, तो उसके प्रति भी सर्वोच्च न्यायालय अपना दंडित कर सकती है उस आदमी को कि मेरा सर्वोच्च न्यायालय का बेइज्जती कर दिया, हमको बेइज्जती कर दिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय को बेइज्जती कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी अन्य न्यायाधीश को बेइज्जती कर दिया, मानहानि कर दिया, गरिया भाग गया, मार के भाग गया, तो कहीं ना कहीं वो आदमी को नहीं सर्वोच्च न्यायालय को बेइज्जती कर दिया, तो उसमें क्या करेगा सर्वोच्च न्यायालय? अपने मानहानि का केस करके या मानहानि पर वो आदमी को दंडित कर सकता है। इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय, क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई भी उच्च न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकेगी, या उसका द्वारा सुनाया गया द्वारा जो भी फैसला है कोई भी उसको बदल नहीं सकता, इसीलिए उसे अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को अभिलेख न्यायालय अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या है रीट अधिकारी। अब रीट कहीं ना कहीं हम आप लोग को बताए हैं जब हम लोग आपको राष्ट्रपति का क्लास लिए थे या फिर राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। देखिए क्या है रीट अधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश निषेध अधिकार, परीक्षा एवं उत्प्रेषण रीट जारी, यानी 5 गो रीट जारी करता है। यानी रीट कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के अनुच्छेद के तहत। ये रीट में क्या है? तो ये रीट में हम भारतीयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 रीट जारी करती है। ये रीट को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे जब हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, और हम लोग एक एक टॉपिक को और अच्छे से डीपली हम लोग फाइंड करते जाएंगे, डील करते जाएंगे। जब ये तो अभी हम आप लोग को एग्जाम के बेसिस पे बता रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, ताकि अच्छे से आपका एग्जाम हो जाए। उसके बाद एग्जाम जब खत्म होगा, जब आप लोग सेमेस्टर 2 में जाइएगा, तब वहां से आप लोग को एकदम डीपली वाला नॉलेज देना शुरू करेगा आपका जेएच एग्जाम्प्लेक्स, एकदम डीपली नॉलेज। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। यह रीट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यह रीट क्या है? संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि संसद इस शक्ति को न तो
कम कर सकती है और ना ही समाप्त कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो भी रिट है उसको संसद न कम कर सकती है और ना ही समाप्त कर सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको रिट अधिकारी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान का संरक्षक हम लोग एमसीक्यू का क्लास जब किए थे उसमें भी और राष्ट्रपति का क्लास जब किए थे उसमें भी हम लोग बताए थे संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। देखिए क्या बोला है, यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब किसी भी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या करेगी, अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, मतलब उसको आतंकवादी बना दे। अगर तुम संविधान का बात नहीं मानोगे तो उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आगे क्या बोलता है, संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। उस पर अंकुश लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अब मान के चलिए कोई भी विधानमंडल है या फिर संसद है, कोई भी कानून बनाता है तो कहीं ना कहीं वो कानून को रोक सकती है। ये अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि कोई भी कानून बना तो वो कानून को सर्वोच्च न्यायालय रोक सकती है। उम्मीद करता हूं आप लोग को संविधान का संरक्षण भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोला कि डीपली नॉलेज दूंगा, हर एक टॉपिक का क्लास आएगा, हर एक टॉपिक की क्लास कम से कम 30 से 35 मिनट की होगी, जो पूरा डिफाइन करके, पूरा फाइंड करके, पूरा डील करके आप लोग को बताया जाएगा। आगे क्या बोलता है, लास्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है आपकी अन्य शक्तियां एवं अधिकारी कि सर्वोच्च न्यायालय को और क्या क्या शक्तियां दी गई है। जैसे में अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनः विचार करने हेतु तथा सुधारने की शक्ति देता है। कोई भी विचार किया तो उसको क्या कर सकता है, पुनः से उसको सुधार सकता है। उसमें जो भी गड़बड़ी है उसको अच्छे से फिर से दोबारा उसका जांच पड़ताल कर सकता है। और क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग आप लोग याद किए होंगे, संघ लोक सेवा आयोग का हम नाम भी लिए होंगे जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं। वही बोला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष होंगे, यूपीएससी से जितने भी रिलेटेड अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य होंगे, उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। और हटाएगा कौन, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या मतलब कहीं ना कहीं संविधान को अच्छे से व्याख्या किया गया है और उसका अंतिम तथा पूर्ण, हम बताएं अंतिम फैसला हमारा सर्वोच्च न्यायालय का होगा। जो भी भारतीय का फैसला होगा आपराधिक मामले में वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके भारत के अनुच्छेद 131, 132 तथा 133 से प्राप्त है अंतिम फैसला देने का। हम लोग अनुच्छेद को जब डील करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हर एक अनुच्छेद को अच्छे से पढ़े। आगे क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों, पंचायतों आदि का न्यायिक अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। वो न्यायिक अधीक्षण कर सकता है न्यायालयों में, अन्य न्यायालय सब यानी हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जितने भी है, पंचायतों में जाके वो पुनरीक्षण कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। ये अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। क्या बोलता है, यह उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को मंगवाए। काहे इतना देर से काहे फैसला तुम रखे हुए अपने पास,
जो लंबित है, जो भी केस पड़ा हुआ है, जो 5 साल से 6 साल से 7 साल से वो उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो उसको वापस मांगेगा सर्वोच्च न्यायालय की ये केस हमको दो, हम सॉल्व करेंगे इसको एवं उसका निपटारा कर सकता है तथा एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है। ये रांची से ना होता, ये रांची उच्च न्यायालय ठीक काम नहीं कर रहा, एक काम करो यही उच्च न्यायालय को तुम पटना उच्च न्यायालय भेज दो, यह काम नहीं कर रहा है तो उत्तर प्रदेश भेज दो। तो ये अधिकार किसके पास है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। लास्ट क्या बोलता है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा भी आपकी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी। मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा और उसमें दोनों के बीच अगर मारपीट हो जाता है यानी झगड़ा हो जाता है, तो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दो क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अंकुर कुमार राय मिलता हूं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।